फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के इसके विकास का इतिहास। तो इससे पहले इस चैप्टर से संबंधित 2 वीडियो डाला गया था जिसमें आपको बताया गया था कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, आर्थिक क्रिया क्या होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के इतिहास का विकास कैसे कैसे होगा, ठीक है। या आपके बताया था आर्थिक विकास किसे कहते हैं, आर्थिक नियोजन भी हो चुका था। तो पिछले वीडियो में आपको लास्ट में पढ़ाया गया था योजना आयोग। बताया था कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था, योजना आयोग के तहत यही निर्णय लिया गया था कि हर 5 साल का योजना बनाया जाएगा ताकि देश में बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी जैसी व्यवस्थाओं को खत्म करने का, है ना, काम पूरा हो सके। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था, 1951 से 56। उसके बाद दूसरा 1956 से 61। आपको इसमें कुछ याद रखना है, प्रथम याद रखिए, दूसरा याद रखिए, है ना, 7वां याद रखिए और 11वां याद रखिए। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 में आया था। आपको योजना बता दी थी कि योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। इनके अलावा इस आयोग में कुछ और पदेष्ठ अध्यक्ष भी होते हैं जिनके इर्द गिर्द लगभग, है ना, 8 सदस्य कामकाज के लिए रखे जाते हैं। लेकिन योजना आयोग को खत्म कर दिया गया 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग के आने से। 1 जनवरी 2015 को जब नीति आयोग लागू होता है तो योजना आयोग खत्म हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, अगला जो आपको पढ़ना है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग के बाद जो परिषद बना उसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए, तो राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट, है ना, काउंसिल, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद क्यों बनाया गया था। देखिए, इसका गठन जो हुआ था, ठीक है, 6 अगस्त 1952 ईस्वी। इसका गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। इसका गठन किया गया था ताकि, है ना, कहा जाता है कि इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल बैठाने के लिए किया गया था। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन इसमें सदस्य होते थे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। मतलब उसमें देखिए, योजना आयोग में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और उसमें सदस्य भी प्रधानमंत्री अपने मनचाहा व्यक्ति को रखते थे। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद बना 6 अगस्त 1952 को। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में, मतलब योजना आयोग के बीच में तालमेल बैठाने के लिए करके, मतलब राज्य सरकार तथा योजना आयोग बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। जैसे कहा जाता है कि, है ना, राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच में तालमेल बैठाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना, तो 6 अगस्त 1952। तो बताया था आपको शुरू में पिछले वीडियो में कि आर्थिक विकास जो होता है ना, मतलब अर्थव्यवस्था के विकास को हम 2 तरीके से पढ़ रहे थे। आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास में पढ़े, आर्थिक विकास किसे कहते हैं कि जब, है ना, मतलब आर्थिक विकास क्या है, एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक है, जब दीर्घकाल में किसी देश में, मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था में क्या देखा जाता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय वृद्धि देखा जाता है। आर्थिक विकास क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय वृद्धि देखा जाता है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताया था आपको, है ना, कि आर्थिक विकास कैसे होता है, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को आर्थिक वृद्धि और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास कहा जाता था। फिर आप पढ़े थे समावेशी विकास। तो समावेशी विकास में क्या है, समावेशी विकास भी आर्थिक विकास का प्रक्रिया है जिसके तहत समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर, मतलब ऐसा विकास करना था कि समाज के सभी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए और लाभ के, कहने का मतलब है कि समाज का कोई भी वर्ग जो है लाभ के, है ना, मतलब लाभ से अछूता नहीं है। तो समावेशी विकास क्या है ना, कि समावेशी विकास आर्थिक विकास एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए और लाभ से कोई भी वर्ग अछूता न रहे। इसके बाद पढ़े थे आर्थिक नियोजन, उसके बाद पढ़े योजना आयोग, वही बताएं। अब पढ़ना है दूसरा जो विकास है उसका मौद्रिक विकास। तो मौद्रिक विकास मतलब समझ रहे हैं मुद्राओं का विकास। जैसे आज हम लोग आधुनिक युग में देख रहे हैं मुद्रा का कितना विकास कर चुके हैं। आज हम अपने लिए समझिए तो सिक्का ही नहीं, कागजी नोट है, एटीएम है, ऑनलाइन है, सब चीज है ना। लेकिन प्राचीन कालों में जब मुद्रा नहीं था, जब कोई मुद्रा नहीं चलता था, तब लोग बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली हिंदी में कहें तो, ठीक है। 21वीं सदी के आज मानव बहुत अपने आप को एकदम परिपक्व बना चुके हैं, है ना, बहुत विकसित बना लिए, हर तरह का सुख साधन से भरे हुए लोग हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब पहले के दिन में मुद्रा नहीं था तो लोग
अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाते थे। वो प्रारंभिक अवस्था था, लेकिन धीरे धीरे बाद लोगों का आवश्यकता बढ़ने लगा और फिर मुद्रा आया। लेकिन मुद्रा को होने में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत कठिनाई होता था, इसके लिए फिर कागजी मुद्रा आया, है ना। इसके बाद प्लास्टिक मुद्रा आ गया, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इसके बाद भी हुआ तो ऑनलाइन आ गया, सब कंप्यूटर के जमाना चल रहा है ना, कंप्यूटर का युग चल रहा है। तो देखिए आज कंप्यूटर जो है मतलब ब्रेन से ही फास्ट काम कर रहा है, मतलब उसमें हम कई तरह के डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। आज देश का मतलब देश में बहुत सारी बैंक का स्थापना हो चुका है जहां लोग अपने पैसा सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो लगभग मुद्रा का विकास एक क्रमिक तौर पर विकास हुआ है। मुद्रा ऐसे चैप्टर पढ़िएगा अगले चैप्टर में, है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ाना है। तो आज देखिए आज मानव मस्तिष्क का सारा काम तो कंप्यूटर ही कर रहा है ना। यह मशीन जो है मानव के लिए आविष्कार का परिणाम है जो मनुष्य का तेज स्मरण शक्ति रखता है तरीके से, मतलब मानव से भी सबसे इसका स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा तेज है। यह बिजली चलने वाला मशीन है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि आज देखिए आज इस कंप्यूटर के माध्यम से आज हम लोग कोर बैंकिंग प्रणाली को भी अपनाते हैं, याद रखिएगा, है ना, कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली, है ना, कोर बैंकिंग सिस्टम। तो कोर बैंकिंग सिस्टम क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान बिना विलंब के यानी बिना देरी किए हुए बैंक के माध्यम से पैसों का लेन देन करता है, रुपयों का लेन देन करता है ना, तो क्या कहते हैं इसे, इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली। यानी कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब किए हुए वो भी बैंक के माध्यम से पैसों का लेन देन करता है तो उसे हम कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। और आज देखिए आज बैंक हमारे लिए एटीएम का सुविधा भी लाया है ना। एटीएम क्या है, एटीएम मशीन है जो 24 घंटा मतलब 24 घंटा रुपए निकालने और जमा करने का सुविधा हमें प्रदान करता है ना, 24/7 आवर का मतलब सुविधा देता है, ठीक है। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है कि इस तरह आज देख रहे हैं कि लगभग हम लोग अपने मुद्रा के अलावा एटीएम डेबिट कार्ड सबका उपयोग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब आपको पढ़ना है आर्थिक विकास के माप के सूचकांक, है ना, कि हम आर्थिक विकास के माप कैसे कर सकते हैं, यानी कि टॉपिक आपका यही है आर्थिक विकास के माप के सूचकांक। देखिएगा, देखिए तो आर्थिक विकास के माप को मापने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा राष्ट्रीय, इसको हम कई तरीके से माप सकते हैं। क्या जानना होगा, किसी देश के अगर आपके किसी देश के आर्थिक विकास को अगर आपको मापना है तो सबसे पहले उस देश के राष्ट्रीय आय के बारे में जानिए। तो राष्ट्रीय आय होता क्या है सुनिएगा। देखिए किसी भी देश का, है ना, किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इनकम, एनआई, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कहा जाता है कि, है ना, जब किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, यानी किसी देश में एक साल के समय सीमा के अंदर जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, है ना, तो दोनों सेवा और वस्तु के, है ना, दोनों के उत्पादन का जो मौद्रिक रूप में मूल्य होता है उसके कुल योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित, किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के कुल योग को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगा उसे हम विकसित कहते हैं, है ना, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे हम अविकसित कहते हैं। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, तो विकसित देश, और जिसका कम होता है उसे अविकसित देश। इसका ना ज्यादा कम ना ज्यादा अधिक तो विकासशील देश। दूसरा आपका इसको मापने का तरीका है प्रति व्यक्ति आय। क्या है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति का समझ रहे हैं, पर व्यक्ति कितना इनकम है, इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो ये कहता है किसी देश की राष्ट्रीय आय में, है ना, किसी देश की राष्ट्रीय आय में, है ना, उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, ठीक है, किसी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि प्रति व्यक्ति यानी कि पीसीआई बराबर कर सकते हैं एनआई बराबर, है ना, टोटल पॉपुलेशन, है ना, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या। तो देखिए विश्व बैंक, है ना, मतलब वर्ल्ड बैंक जो है, जब
विश्व विकास रिपोर्ट बनाता है 2006 के अनुसार। तो 2006 में बताया गया कि जो प्रति व्यक्ति आय है जिन देशों का, मतलब जब विश्व बैंक जो रिपोर्ट बनाता है मतलब कह रहे थे विश्व विकास रिपोर्ट, तो 2006 में रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उसमें 2006 में बताया गया, सॉरी 2004 में, कि जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय है ना 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष या इससे अधिक है, 4,53,000 उससे अधिक है तो वह विकसित देश यानी समृद्ध देश कहलाएगा। और जिन देशों का प्रति व्यक्ति 37,000 इससे कम है प्रति वर्ष तो उसको अविकसित कहेंगे या विकासशील कहा गया, ठीक है ना। तो उस समय मात्र भारत का प्रति व्यक्ति आय था 28,000 रुपए। कितना था? 28,000 रुपए प्रति वर्ष, यानी एक व्यक्ति पूरे साल 28,000 कमा पाता था, है ना। और मतलब विश्व विकास रिपोर्ट अलग ही मांग कर रहा है, 37,000 कम से कम होना चाहिए तब जाके विकासशील में भी डालेगा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि लगभग विश्व विकास रिपोर्ट जब निकालता है अपना पहला रिपोर्ट तो उसमें भारत नहीं आता, भारत को पिछड़ा देश में गिना जाता है। तो लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगा। जैसे अगर हम पूरे भारत में बात करें, है ना, तो पंजाब 3 प्रति व्यक्ति आय, मतलब पंजाब का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। उसके बाद मतलब है ना सबसे अधिक पंजाब का है, लेकिन सबसे कम बिहार का है, ठीक है। पंजाब का सबसे अधिक और बिहार का सबसे कम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्थिक विकास का सूचकांक के 2 तरीके, राष्ट्रीय आय के द्वारा और प्रति व्यक्ति आय के द्वारा हम किसी भी देश के आर्थिक विकास के माप को माप सकते हैं। देखिए अगला आपका है ना मानव विकास सूचकांक। देखिएगा मानव विकास सूचकांक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि इसको कहते हैं HDI। देखिए कहा जाता है कि मानव विकास सूचकांक है क्या? यह सूचकांक संयुक्त रूप से सबसे पहली बार जो है ना महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था मानव विकास रिपोर्ट। और यूएनडीपी द्वारा जब कहा गया था कि जीवन आशा, ठीक है, यानी कि जो जीवन आशा रहता है, शिक्षा प्राप्ति होता है, स्वास्थ्य होता है, इन 3 चीज के मामले में जो भी देश आगे रहेगा उसका समझे मानव विकास ठीक ठाक रिपोर्ट बनाएगा। निकालने का मतलब था कि जिन देशों का तुलना शैक्षणिक स्तर पे, स्वास्थ्य नीति के स्तर पे, है ना, लोगों के जीवन स्तर पे किया गया दोनों तरीके से, मतलब शिक्षा के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे और लोगों का जीवन आशा के आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट तैयार किया था, मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट तैयार किया था। किस आधार पे? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन आशा के आधार पर, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जिन देशों में प्रति व्यक्ति अधिक था उसका रिपोर्ट ठीक ठाक बना था उस समय। तो यही कहा जाता है कि जैसे हमारे जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, हमसे कम मतलब जनसंख्या वाला है, लेकिन फिर भी उसका मतलब HDI में मतलब मानव विकास सूचकांक में मतलब भारत से वो आगे है, उसका मानव विकास सूचकांक ठीक ठाक है, ठीक है। तो यही कहा जाए कि राष्ट्रीय अगर हम बात की तो लगभग संयुक्त कार्यक्रम था। मानव विकास सूचकांक का सबसे पहला है ना महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया पहला रिपोर्ट था पूरे विश्व स्तर पे। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का बात करें, अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का, तो हमारे देश में सबसे पहली बार है ना अप्रैल 2002 ईस्वी में, है ना, अप्रैल 2002 ईस्वी में पहला बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। अप्रैल 2002 ईस्वी में उसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, है ना, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, है ना, इन्हीं के शासनकाल में पहला बार देश में मतलब राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है, जिसमें कहा गया था 23 अप्रैल 2002, टोटल देखिएगा 23 अप्रैल 2002 23 अप्रैल 2002 को हमारे देश में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया। उसमें देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो उसमें बताया गया कि मतलब भारतीय लोकतंत्र में पहला बार रिपोर्ट जारी किया गया था। उसमें सभी राज्यों का 1981, 91, 2001 है ना सबका HDI मूल्य अपनाया गया, मानव विकास सूचकांक लाया गया। तो उसमें कहा गया कि केरल का रैंक सबसे ऊपर था। राष्ट्रीय विकास मानव रिपोर्ट में बताया गया कि केरल का रैंक सबसे ऊपर था, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का रैंक सबसे नीचे था। कौन कौन? है ना, बिहार हो गया आपका, असम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य का जो स्थान था सबसे नीचे था। केरल का स्थान सबसे ऊपर था मानव विकास सूचकांक में, लेकिन 5 राज्य का स्थान सबसे नीचे था, इसीलिए इसे कहा गया बीमारू राज्य। क्या कहा गया? बीमारू राज्य, ठीक है ना।
तो लगभग यही है। ठीक है, तो निर्धनता देखिए, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। फिर हमारे देश में एक आया निर्धनता की स्थिति को जांचने के लिए आयोग बना, जैसे निर्धनता सूचकांक अपनाने के लिए। तो इसमें भी कहा जाता है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट लाया गया निर्धनता जांचने के लिए। ठीक है, लेकिन कहा गया उसमें कि हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर आदि में मतलब मानव निर्धनता सूचकांक में कमी आई, कि वहां के लोग में गरीबी थोड़ा घटते जा रहा है, लेकिन वही बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में गरीबी बढ़ते गया, मतलब बहुत कम कमी आया था। एक होता है आपका उपभोक्ता व्यय। तो देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट बताएगा उपभोक्ता व्यय में कि शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता व्यय ज्यादा है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। देश की ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है। ग्रामीण जनता के लोग कम खर्च करते हैं लेकिन शहरी लोग ज्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, तो यही समझिए, क्या समझे, है ना। मौद्रिक विकास, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, बैंक मतलब बिना विलंब किए बैंक के माध्यम से रुपए का लेन देन करता है, तो क्या कहते हैं, कोर बैंकिंग प्रणाली करते हैं। इसके बाद आज देखिए सारा जमा मतलब सारा एक कंप्यूटर से चल रहा है ना, इसीलिए आज हमें देखिए बैंक में एटीएम का सुविधा मिल रहा है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो 24 घंटा रुपए निकालने और जमा करने का सुविधा देता है। उसका बाद पढ़े आर्थिक विकास के माप के सूचकांक है। किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापना है तो दो चीज को देखें, क्या क्या, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के कुल योग को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय करते हैं। उसका बाद आपका प्रति व्यक्ति आय था, तो किसी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय। फिर आप पढ़े मानव विकास सूचकांक। तो पहला बार इसको महबूब उल हक के नेतृत्व में जारी किया गया था, जिसमें जीवन आशा, शिक्षा और स्वास्थ्य आधारित है। ठीक है, उसके बाद आपका राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट तो 23 अप्रैल 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में से जारी किया गया था, जिसमें बताया गया केरल का रैंक सबसे ऊपर है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम का रैंक सबसे नीचे, इसे तीनों राज्य में डाल दिया गया। फिर हमारे देश में एक निर्धनता सूचक बना, निर्धनता को मापने के लिए, जिसमें बताया गया मतलब कि HPI बताया, ह्यूमन प्रॉपर्टी इंडेक्स, वो बताया कि हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, महाराष्ट्र में निर्धनता में कमी आया है, लेकिन बिहार, राजस्थान में मामूली कमी आया है। फिर एक उपभोक्ता व्यय बना, जहां ये बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में व्यय क्षमता बढ़ा है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जनता में व्यय क्षमता कमी आया है। ठीक है, तो देखिए लास्ट आज समझ लीजिए इसको, है ना। आधारिक संरचना, आधारिक संरचना आपके एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। आधारिक संरचना के लिए, इसको आधारभूत संरचना के लिए, दोनों लगभग एक है। देखिए आधारिक संरचना का कहा जाता है कि आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा उन सेवाओं से है। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा उन सेवाओं से है जो देश के राष्ट्रीय, है ना, जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। मतलब आधारिक संरचना का मतलब क्या, आधार, जो देश को आधार है, मतलब जो देश के आर्थिक विकास का आधार का काम करे। तो आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधा तथा उन सुविधाओं से है तथा उन सेवाओं से है। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास में मदद करते हैं, जैसे कि आपका शिक्षा, बिजली, परिवहन, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, सब क्या है, आधारिक संरचना है ना। बैंक है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सब आधारिक संरचना है, आधारभूत संरचना है, ढांचा कर सकते हैं इसको, है ना। बिजली नहीं रहेगा, परिवहन नहीं होगा, संचार नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, कॉलेज नहीं होगा, बैंक नहीं होगा, तो किसी भी देश का विकास कैसे हो सकता है। स्कूल, कॉलेज, परिवहन, बिजली, संचार, ये सब देश के आर्थिक विकास के आधार होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी देश के विकास में, आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसको याद रखिए, आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना। ठीक है, तो अब आज मतलब यहीं तक इसको मतलब लगभग आप तब तक इसको याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, नहीं तो इसका जो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपका पूरा नोट्स, है ना, टेलीग्राम के चैनल पे डाल दिया जाएगा और आप इसको देख सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक आप इसको याद कीजिए। अगले दिन हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा, है ना, बिहार की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण क्या है, उसको सुधारा कैसे जा सकता है, बिहार में क्या क्या समस्याएं हैं। तो तब तक आप मतलब इसको याद कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।